निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंधन होते हैं? तो CH3H4 CH3H4 C3H4 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 हो जाएगा। चलिए दूसरा, मीथेन। मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं? तो 4। मीथेन में 4 सहसंयोजी बंधक होते हैं। मीथेन में 4 सहसंयोजी बंधक होते हैं। फ्लोरीन अप्रूफ है। फ्लोरीन फुटबॉल का अप्रूव है। फ्लोरीन और फ्लोरीन फुटबॉल का है, लेकिन किसका हो जाएगा? कार्बन। कार्बन का अप्रूव है। फ्लोरीन कार्बन का अप्रूफ है। फ्लोरीन कार्बन का अप्रूफ है। फ्लोरीन कार्बन का अप्रूफ है। ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। C6H12O6 H12O6 तो C6 हो जाएगा 6 कार्बन। कितना हो जाएगा? 6 कार्बन। 6 कार्बन। ग्लूकोज में कितना कार्बन हो जाएगा? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजी बंधक होते हैं। 3 सहसंयोजी बंधक होते हैं। 3 सहसंयोजी बंधक होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 1 आबंधन होते हैं। 1 आबंधन होते हैं। 1 आबंधन होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 1 आबंधन होते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 1 आबंधन होते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंधन होते हैं कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो एल्काइन कहलाते हैं। वह एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं। चलिए, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप कौन हो जाएगा? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। ये सभी जो हैं ये कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी कार्बन के अपरूप है। इनमें से सभी हो जाएगा कार्बन के अपरूप। कार्बन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है। पर एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन C6H6 ये क्या है? एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन। C6H6 एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? CH4 ये क्या है? यह सहसंयोजी यौगिक है। CH4। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन सबसे सरल है। कौन हाइड्रोकार्बन? मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन हो जाएगा सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसा होता है? तो किसके जैसा? तो फुटबॉल के जैसा होता है। किसके जैसा? तो फुटबॉल के जैसा। फ्लोरीन C60 फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी का आबंधन होते हैं? तो 7। इथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजी आबंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी बंधक होते हैं? तो हो जाएगा 7। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन संयोज कर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो कार्बन के 3 रवादार अपरूप है। कार्बन के 3 रवादार अपरूप है। कार्बन के 3 रवादार अपरूप हैं। कार्बन के 3 रवादार अपरूप हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंधन है? तो नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच 3 आबंधन है। 2 परमाणु के बीच 3 आबंधन होते हैं। 2 परमाणु के बीच 3 आबंधन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। -OH क्रियाशील मूलक है। -OH किसका क्रियाशील मूलक? एल्कोहल का है। एल्कोहल का हो जाएगा। एल्कोहल का। उसका निम्नलिखित में से कौन युग्म समअवयवी है? तो कौन हो जाएगा? C2H5OH और CH3OCH3 ये जो है ये कौन है? यह युग्म समअवयवी है। युग्म समअवयवी। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? C6H6। C6H6 क्या है? एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंधन मौजूद, जिसमें क्या होता है? एक सिग्मा होता है और एक पाई आबंधन है। एक सिग्मा और एक पाई आबंधन होता है। एक सिग्मा और एक पाई आबंधन। इथिलीन में कार्बन के बीच एक सिग्मा और एक पाई आबंधन होता है। चलिए आगे देखते हैं।
एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र, एल्काइन सदस्य का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो जब CnH2n-2, CnH2n-2 एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्य का क्रियाशील समूह है। क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा? क्रियाशील समूह, यहाँ गलत हो गया, क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका C डबल बॉन्ड O और हो जाएगा H, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो जाएगा। समझ गए? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 होता है। क्या होता है? 78 होता है, 78 होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का सूत्र, क्लोरोमीथेन का सूत्र CH3Cl, 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 CH3Cl हो जाएगा। उसके बाद C डबल OH, COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो उसे अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसमें गलत दे दिया गया है, डबल बॉन्ड O ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O इधर ऐसा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। क्या होगा? CHO का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है? तो निम्नलिखित में कौन? एल्डिहाइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? CHO का एल्डिहाइड, CHO क्रियात्मक समूह कौन हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से क्या हो जाएगा? 10 सहसंयोजक आबंधन, 10 सहसंयोजक आबंधन हो जाएगा, 10 सहसंयोजन आबंधक हो जाएगा। चलिए इसके बाद कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4, C2H4 क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? OH सीधा हो जाएगा OH क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। उसके बाद इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? इथेनॉल का क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH हो जाएगा, बॉन्ड OH हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह COOH। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? सामान्य नाम, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है, ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? बेंजीन का अनुसूत्र C6H6, बेंजीन का अनुसूत्र C6H6, बेंजीन का अनुसूत्र C6H6। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4, 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 यह क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो किसका? एल्कीन का हो जाएगा। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, एल्केन। फिर एथाइल में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं। एथाइल में कार्बन परमाणु के बीच 3 सहसंयोजक बंधक होते हैं। AL4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनता है? तो कौन बनता है? तो मेथेन बनता है, मेथेन बनता है, मेथेन।
एथिलीन है, एथिलीन ओलिफिन है, एथिलीन ओलिफिन है, एथिलीन क्या है, ओलिफिन है, एथिलीन ओलिफिन है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोनिक ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? CO बॉन्ड डबल बॉन्ड CO हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n+2, CnH2n+2, CN एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n+2। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? तो दो आबंधन पाए जाते हैं। कितने? दो आबंधन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन? तो दो आबंधन पाए जाते हैं। किसने? दो आबंधन पाए जाते हैं। इसका पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावेशी संभव है? तो कितने? तो तीन संरचना समावेशी संभव है। कितने? तो तीन संरचना समावेशी संभव है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एसिटिलीन कौन है? या एल्काइन है, या क्या है? एल्काइन है। एसिटिलीन एल्काइन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H5 है। इनमें है 8 सहसंयोजक बंधक होते हैं। इसमें कितने? 8 सहसंयोजक बंधक होते हैं। अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो कार्बनिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्बनिक समूह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में एथाइल गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो एथाइल गैस। वेल्डिंग में एथाइल गैस का उपयोग किया जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा। मीथेन का अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होता है। मीथेन के अणु का आकार समचतुष्फलकीय होता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन के संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एथिलीन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। एथिलीन का IUPAC नाम एथीन हो जाएगा। CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन तत्व एल्कोहल में उपस्थित नहीं होते हैं। नाइट्रोजन, बाकी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं एल्कोहल में। कौन सा नहीं उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन। वनस्पति तेल होते हैं। लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। वनस्पति तेल कैसी होती है? लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। चलिए अब खत्म ही होने वाले आधे से बेसी पर हम पहुंच गए हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बना है? तो जल के साथ एथाइन जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। क्या देता है? एथाइन देता है। कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन देता है। चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में उपस्थित संतृप्त होता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो वह संतृप्त होता है। क्या होता है? वह संतृप्त होता है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो 1:3। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1:3 होता है। 1:3 हो जाता है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। C2H5OH। इथाइल एल्कोहल का C2H5OH हो जाता है। चलिए एसीटीन अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। एसीटीन अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के
रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो कौन, इथनॉल। इथनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखबे करते होंगे E20 फ्यूल। E20 फ्यूल किसे कहते हैं, जिसमें 20% इथेनॉल रहता है और 80% पेट्रोल रहता है। तो चलिए देखते हैं, निम्न में कौन कमरे के ताप, क्या निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका एथेनॉल। एथेनॉल 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 निम्न में कौन कमरे के ताप पर, एथेनॉल जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। एथेनॉल, एथेनॉल को सौंद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है, तो कौन सी गैस बनती है, तो C2H4 गैस बनती है। जब एथेनॉल को H2SO4 से अभिक्रिया कराया जाता है, इसके साथ गर्म करते हैं, तो कौन, C2H4 गैस का निर्माण होता है, C2H4 गैस बनती है। चलिए दूसरा देखते हैं, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टीचर आयोडीन बनता है, तो टीचर आयोडीन किसका होता है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को जब घोलते हैं आयोडीन में, जब एथिल एल्कोहल को घोलते हैं तो टीचर आयोडीन बनता है। चलिए दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है, तो कौन शराब के रूप में उपयोग आता है, तो एथेनॉल। एथेनॉल जो तो शराब के रूप में उपयोग आता है। शराब के रूप में कौन उपयोग आता है, तो एथेनॉल जो होता है वो शराब के रूप में उपयोग आता है। बेंजीन सौंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है बेंजीन, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में नाइट्रोजन अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और वो अभिक्रिया कर नाइट्रोबेंजीन बनाता है। चलिए उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। उच्चवासीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। इसके बाद चलिए तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है, तो अष्टक सिद्धांत कौन दिए थे, तो न्यूलैंड्स द्वारा दिए गए थे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का अष्टम सिद्धांत। निम्नकांत में किस धातु का विस्थापन उनके लवण के विलयन के लोहे द्वारा होता है, तो तांबा का विस्थापन उनके लवण के विलयन के लोहे द्वारा होता है। किसका होता है, तो तांबा का होता है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, कैसे सजाया था, तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीफ ने सजाया था आवर्त सारणी को मेंडलीफ ने कैसे सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उसका क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु संख्या नहीं हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। मेंडलीफ आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण कैसे किए थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। चलिए दूसरा देखें, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक कमी क्या है, तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। मतलब मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था ना, उसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था और यही कमी रह गया था उसमें। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है, तो 18 है वर्गों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कौन हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। फिर आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन हो जाएगा, तो He हो जाएगा, हीलियम। He आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हीलियम हो जाएंगे। चलिए दूसरा देखिए, आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभे को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है,
आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। उदर्ग को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। उदर्ग को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। क्षैतिज को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। एक पिकोमीटर बराबर होता है, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 पे पावर 12 मीटर, 10 पे पावर माइनस 12 मीटर, 10 पावर माइनस 12 मीटर, 10 पावर माइनस 12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 पावर माइनस 12 मीटर। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है। यह आपको पूछे आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है, या पूछे आपको आवर्तों की संख्या, तो वो भी 7 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? तो परमाणु साइज घटता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर दाएं से बाएं की ओर जाएंगे ना, तो परमाणु की साइज घटेगा, परमाणु की साइज घटता है दाएं से बाएं की ओर जाने पर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n स्क्वायर। आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं? ऊर्ध्वाधर या उदर्ग स्तंभ होते हैं, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना? 18 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर कितने होते हैं? 18 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है? तो क्षैतिज आवर्त कहलाती है। आवर्त, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहता है? तो आवर्त कहलाती है। क्षैतिज कतार आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक के अनुसार क्या जो परमाणु संख्या का परमाणु संख्या के आवर्त फलन, परमाणु संख्या के आवर्त फलन, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या के आवर्त फलन, परमाणु संख्या के आवर्त फलन हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन हो जाएगा? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन हो जाएगा? क्षारीय धातु। मतलब आवर्त सारणी के जो है प्रथम वर्ग, उसका सदस्य कौन हो जाएगा? तो क्षारीय धातु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो क्षारीय धातु हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कौन हो जाएगा? तो उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो है आर्गन उत्कृष्ट तत्व है। आर्गन उत्कृष्ट तत्व है। आर्गन क्या है? उत्कृष्ट तत्व है। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कौन सा गुण समान होता है? कक्षों की संख्या समान होता है। मतलब आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? कक्षों की संख्या समान होता है किसी आवर्त सारणी में। उसके बाद निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? 2412V। क्या हो जाएगा? 2412B हो जाएगा। 2412B हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसका आयतन ऊर्जा अधिकतम है? किसका आयतन ऊर्जा अधिकतम हो जाए? F। इसका आयतन ऊर्जा अधिकतम है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या 2 हो जाएगा। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान हो जाएगा? तो किससे? तो M। इससे जो होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? कौन सा सेल बाह्यतम होता है? तो L सेल। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? तो L सेल जो होता है वह बाह्यतम सेल होता है द्वितीय आवर्त के लिए। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया? किसे? तो गैलियम।
गैलियम 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 को प्रतिस्थापित किया गया, गैलियम को प्रतिस्थापित किया गया। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है, तो एक निष्क्रिय धातु। अब इधर सबसे इधर आप देखे होंगे, ये इसे कहते हैं आदर्श गैस या निष्कर्ष, या एक निष्कर्षीय गैस, यही कहते हैं। और सारणी के लास्ट में क्या होता है, तो वही होता है, एक निष्कर्षीय गैस होता है, एक निष्क्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है। किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो क्या है, वह नियोन हो जाएगा, या वह क्या हो जाएगा, वह नियोन हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, वह नियोन हो जाएगा, वह नियोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो एफ हो जाएगा सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन। उसके बाद सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगा। सल्फर में संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगा, सल्फर संयोजी में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता आसानी से त्याग, तो एफ जो होता है वो आसानी से त्याग नहीं करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करता है। आप आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में जो होते हैं वो कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, तो वह आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के तत्व है। बोरोन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, तो वह 13वें वर्ग के तत्व है, 13वें वर्ग के तत्व है। चलिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो, जिसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। फिर फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 हो जाती है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होगी, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 हो जाती है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 हो जाएगी। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है, ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या हो जाएगी, तो 16 हो जाएगी, ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 हो जाएगी, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 हो जाएगी, ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 हो जाएगी। बोरोन का परमाणु भार क्या है, बोरोन का परमाणु भार क्या है, बोरोन का परमाणु भार 11 हो जाएगा, बोरोन का परमाणु भार 11 हो जाएगा, बोरोन का परमाणु भार 11 हो जाएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य, कार्बन आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का सदस्य, 14वें वर्ग का सदस्य कौन है, तो कार्बन कितने आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य, तो 14वें वर्ग का सदस्य है। चलिए दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो बढ़ता है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम दाएं से बाएं की ओर जाएंगे ना, तो उसका परमाणु संख्या मतलब उसका परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। चलिए, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 14 है, इसकी संयोजकता क्या, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगा, 2,8 कितना 10 हो जाएगा, तो यहाँ लास्ट में 2 बचेगा, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 2, इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा। फिर आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, सभी तत्वों की संयोजकता कितनी, समान होती है, सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। आवर्त सारणी किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान, मतलब ऐसे में जितना तत्व आएगा उस सभी का संयोजकता कितना होगा, उस सभी का संयोजकता सेम हो जाएगा, उस सभी का संयोजकता समान हो जाएगा। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग के तत्वों की संख्या कितनी होती है, तृतीय वर्ग के तत्वों की संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या 8 होती है, तत्वों की संख्या 8 होती है। उसके बाद एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, इस तत्व की परमाणु संख्या 17 हो जाएगी, इस तत्व की परमाणु संख्या 17 हो जाएगी। अब जोड़ ही लिखते हैं, 8 2 10 7 17, 8 2 10 7 17, इसकी परमाणु संख्या 17 हो जाएगी, इसकी परमाणु संख्या निम्नांकित में कौन उप धातु है, निम्नांकित में कौन उप धातु है,
AS यह एक उपधातु है, या क्या है, उपधातु है, या उपधातु है। चलिए, निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं, तो किसको जल में डुबो कर रखते हैं, तो श्वेत फास्फोरस, ये सफ़ेद फास्फोरस को हम जल में डुबो कर रखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस को। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह 2 का सदस्य है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह 2 का सदस्य है। फिर वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, 13 से 18 वाले वर्ग तत्व को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, 13 से 18 तक वाले तत्व को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। फिर निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो पी फास्फोरस में क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक हो जाएगा। निम्न में कौन सा समूह डोवेरोन त्रिक बनाता है, डोवेरोन त्रिक कौन बनाता है, तो हो जाएगा CaSrBa। चलिए, हमारा यहीं ख़त्म होता है और हमारा केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया। आप अगर नहीं देखें इससे आगे वाला वीडियो, जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।